तो कल यहाँ पे देखे थे स्प्रिंग कंट्रोल है ना, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डालिए यहाँ पे, दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, तो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में क्या करते हैं कि जैसे कि इंस्ट्रूमेंट का मूविंग सिस्टम है और ये उसका स्केल है, तो इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम होता है, इस मूविंग सिस्टम के साथ में वेट को, भार को अटैच करते हैं। ये यहाँ पे वेट है, भार है, इसको यहाँ पे अटैच करते हैं। ठीक है, और इस वेट पर क्या करता है, ग्रेविटी वर्क करती है। तो ये जो वेट है, इस वेट पर ग्रेविटी वर्क करती है, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो ग्रेविटी वर्क करती है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, mg, w इज इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, तो इतना जो वेट है वो वेट यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब जैसे कि सपोज मान लीजिए, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब हम ऐसा मूव करते हैं, ठीक है, तो देखेंगे कि जब इसको ऐसा मूव करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इस पोजीशन में आता है, वर्टिकल पे, ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि इस पे कौन वर्क कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस वेट के ऊपर में भी क्या करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा, और वही यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे देखेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, और हमको पता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर या वोल्टेज पर या पावर पर। तो जैसे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मान लीजिए करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर है वो अपनी जीरो पोजीशन से क्या होता है, ऐसा डिफ्लेक्ट होता है। तो जब इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर अपनी जीरो पोजीशन से इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक, तो जब इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर इस प्रकार से अपनी जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगा, तो ये जो वेट है इस मूविंग सिस्टम के साथ में रिजिडली माउंट है। ठीक है, तो ये वेट भी अपनी जीरो पोजीशन से, मतलब इस पोजीशन से क्या होगा, ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। तो जो वेट है, अब इस वेट की क्या होगी, ये न्यू पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो जब इस वेट की ये न्यू पोजीशन यहाँ पे होगी, तो हम देखेंगे कि वेट जो है इस प्रकार से वर्टिकली वर्क करेगा। अब इस वेट के यहाँ पे क्या होंगे, टू कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इसका ये W cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा ये इसका W sin थीटा। तो ये जो W sin थीटा कंपोनेंट होता है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यदि ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इस सिस्टम को इधर मूव करा के लाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या करता है, यहाँ पे इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। या फिर यदि हम देखें कि जो वेट है, वेट इस प्रकार से वर्टिकल वर्क कर रहा है यहाँ पे, है ना, इसकी ये नॉर्मल वो पोजीशन है। यदि ये अपनी इस नॉर्मल पोजीशन से क्या होता है, इस पोजीशन पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो अपनी पोजीशन से कितना डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ, ये थीटा डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो जो ये वेट है, ये वेट इस प्रकार से वर्टिकली क्या होगा, वर्क करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस वेट के यहाँ पे क्या होंगे, टू कंपोनेंट होंगे, है ना। यदि कोई भी कैसी पोजीशन पे होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है, तो उसमें केवल एक ही कंपोनेंट होता है। यदि कोई वेक्टर वर्टिकल पोजीशन में होता है तो उसमें एक ही कंपोनेंट होता है। तो जब तक ये वर्टिकल पोजीशन में था तो इसमें एक ही कंपोनेंट था, बट ये अपनी पोजीशन से क्या हो गया, ऐसा डिस्प्लेस्ड हो गया। कितना डिग्री डिस्प्लेस्ड हो गया, थीटा डिग्री। तो हम देखेंगे कि इसके यहाँ पे टू कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक होगा इसका यहाँ पे, ठीक है, तो इसके यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, यहाँ पे टू कंपोनेंट हो जाएंगे।
तो इसका जो एक कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा क्या होता है उसका, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो ये वेट है, ये वेट तो इस प्रकार से वर्क करेगा, लेकिन इस वेट के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट होगा इसका ये W cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा इसका ये W sin थीटा। ठीक है, तो वेट जो है अपनी पोजीशन से क्या है, इस प्रकार से थीटा डिग्री डिस्प्लेस्ड हुआ है ये। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, W cos थीटा और क्या हो गए, W sin थीटा। तो ये W sin थीटा इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो W sin थीटा जो है इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, तो इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लेकर के आएगा। ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट क्या करेगा, वो फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, वो कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो डिफ्लेक्शन एंगल की साइन वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जैसे कि कल देखे थे स्प्रिंग कंट्रोल में कि कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल था, थीटा के, और ग्रेविटी कंट्रोल में किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा के। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है और स्प्रिंग कंट्रोल में थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। जब दोनों टॉर्क क्या हो जाते हैं आपस में इक्वल, तो पॉइंटर क्या हो जाता है यहाँ पे, स्टेशनरी। तो पॉइंटर स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, तो जब पॉइंटर स्टेशनरी होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आई है, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों टॉर्क आपस में इक्वल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो उसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म स्केल नहीं होगा। उसका स्केल कैसा होगा, तो उसका स्केल साइन स्केल होगा, है ना। तो साइन स्केल क्या होता है, तो साइन की यदि हम वैल्यू देखेंगे, सपोज ये मान लीजिए हमारा स्केल जो है ये 90 डिग्री का स्केल है, तो साइन की जो वैल्यू होती है 0 से लेके 30 डिग्री तक। ठीक है, यदि स्केल के हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं, तो साइन की वैल्यू जो होती है 0 से 30 डिग्री तक, ये 30 डिग्री एंगल होगा, तो इस वैल्यू तक 0.5 तक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और रिमेनिंग जो यहाँ पे एंगल होता है, ठीक है, 30 से कितना डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री। यहाँ पर कहां तक वैल्यू इसकी इंक्रीज होती है, 1 तक। तो यहाँ पे जो स्केल होगा वो कैसा होगा, क्राउडेड होगा, और उसके बाद में इसका जो गैप है वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो इस प्रकार का जो स्केल होता है उसको क्या बोलेंगे, साइन स्केल। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि स्केल कैसा होता है, क्रैम्प्ड स्केल होता है। तो ये स्केल जो है क्रैम्प्ड स्केल यहाँ पे होता है, या बोल सकते हैं ये स्केल जो है नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल यहाँ पे होता है। तो ग्रेविटी कंट्रोल की ये ड्रॉबैक होती है कि इसका स्केल क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म या क्रैम्प्ड स्केल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, दूसरा इसकी क्या ड्रॉबैक होती है कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को हमको कैसा रखना पड़ेगा, तो जैसे कि दीवार घड़ी होती है, दीवार पे घड़ी लगाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो उसका जो स्पिंडल होता है, शाफ्ट होता है, ऐसा रहता है, और उसके जो कांटे होते हैं वो इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को हमको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे रख रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल रख रहे हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट को हमको कैसे रखना पड़ता है, पैनल में लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट को, तो पैनल में हमको इंस्ट्रूमेंट को कैसे लगाना पड़ता है, वर्टिकल। इसको यदि हॉरिजॉन्टल रख देंगे तो फिर ग्रेविटी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन इसकी एडवांटेज भी होती है कि इसमें क्या नहीं होता है, एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि स्प्रिंग कंट्रोल में था, एजिंग इफेक्ट के कारण स्प्रिंग क्या होती है, वीक हो जाती है, और रीडिंग में क्या होता है, वहां पे एरर आता है। तो इसमें वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, इस मेथड में इस मेथड में इस मेथड में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड करने के लिए, इस मेथड में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड करने के लिए
इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम के साथ वेट अटैच करते हैं, भार को जोड़ते हैं, वेट अटैच करते हैं, भार को जोड़ते हैं। इस वेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स, इस वेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल एक्ट करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल एक्ट करता है और कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट के इस मेथड में कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन एंगल की साइन वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्लेक्शन एंगल की साइन वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्शन एंगल की साइन वैल्यू यानी कि साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट की इस मेथड में इंस्ट्रूमेंट का स्केल, इस मेथड में इंस्ट्रूमेंट का स्केल क्रैम्प्ड होता है, इंस्ट्रूमेंट का स्केल क्रैम्प्ड होता है। क्रैम्प्ड यानी वही है, कंप्रेस्ड है, एक जगह क्या है घना होगा, फिर उसकी वैल्यू गैप क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। नेक्स्ट की इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल रखना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल रखना पड़ता है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कैसा रखना पड़ेगा, वर्टिकल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट की एडवांटेज, इसकी एडवांटेज क्या होती है, इसमें एजिंग इफेक्ट नहीं होता है, इसमें एजिंग इफेक्ट नहीं होता है, नो एजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्प्रिंग कंट्रोल में एजिंग इफेक्ट होता है, इसमें कोई भी एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से ये कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसके डिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, हम डेफिनेट करते हैं। अब यहां पे देखेंगे डैम्पिंग, तो डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, तो डैम्पिंग टॉर्क का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट पे हमने क्या किया है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई किया हुआ है और इस पे हमने मूविंग सिस्टम पे कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए भी अरेंजमेंट बनाया हुआ है, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क भी अप्लाई किया हुआ है। तो इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम पर जब हम डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों टॉर्क अप्लाई कर चुके होते हैं, ठीक है, अब इस इंस्ट्रूमेंट से यदि मान लीजिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है और वो करंट है 2 एम्पियर की,
तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण इसका पॉइंटर अपनी जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्टेड होगा। 2 एम्पियर करंट के लिए फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन इसकी क्या होगी? ये फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन होगी, ठीक है। तो इसके पॉइंटर को अपनी जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट होके सीधा कहां पे आना चाहिए? 2 एम्पियर पर आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको डिफ्लेक्ट करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क उसको कंट्रोल करेगा। तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो डेफिनेट यहां से मूव करके पॉइंटर कहां पे आ जाना चाहिए? 2 एम्पियर पे आना चाहिए और 2 एम्पियर को वो इंडिकेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि मूविंग सिस्टम का क्या होता है? इनर्शिया होता है। तो मूविंग सिस्टम के इनर्शिया के कारण जब पॉइंटर अपनी जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो अपनी फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन से वो ओवरशूट करता है, यानी कि आगे की तरफ निकल जाता है ऐसा, ठीक है। इनर्शिया के कारण ऐसे आगे चले जाएगा। फिर कंट्रोलिंग टॉर्क क्या कर रहा होगा? उसका अपोज, तो ये वापस ऐसा बैक आएगा, ठीक है। फिर इस फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन के दोनों साइड क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। और इसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा। और फिर जाके ये पॉइंटर यहाँ पे स्टेशनरी होगा। मीन्स पॉइंटर यहां से डिफ्लेक्ट हुआ, 2 एम्पियर से आगे चले गया, फिर बैक आया, इस तरह से ऑसिलेशन करेगा, धीरे धीरे उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा और फिर वो वहां पे रेस्ट कंडीशन में आएगा। तो ये जो पॉइंटर है रेस्ट करने में क्या लगाएगा? ज्यादा समय लगाएगा। तो जब तक वो रेस्ट नहीं होगा, जब तक वो स्थिर नहीं होगा, तब तक हम रीडिंग नहीं ले सकते हैं, नहीं तो रीडिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग लेने में हमको क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम पर एक तीसरा टॉर्क अप्लाई करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क जो है वो केवल तभी वर्क करता है जब ये पॉइंटर क्या करता है? मूव करता है, ऑसिलेशन करता है, ठीक है। जब ये ऑसिलेशन नहीं करेगा तो डैम्पिंग टॉर्क भी वहां पर वर्क नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम पर, इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम पर डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ टॉर्क, दोनों टॉर्क अप्लाई करने के बाद जब इंस्ट्रूमेंट का मूविंग सिस्टम मूव करता है, जब इंस्ट्रूमेंट का मूविंग सिस्टम मूव करता है, तो वह अपनी फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन के बोथ साइड, दोनों साइड ऑसिलेशन करता है। और स्टेशनरी होने में, और स्थिर होने में, और स्टेशनरी होने में ज्यादा समय लेता है। इससे रीडिंग लेने में डिले होता है, देरी होती है। नेक्स्ट किए, अतः इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को, इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को
जल्दी स्टेशनरी करके रीडिंग लेने के लिए उसके मूविंग सिस्टम पर एक थर्ड टॉर्क, एक तीसरा टॉर्क अप्लाई करते हैं। उसके मूविंग सिस्टम पर एक थर्ड टॉर्क, एक तीसरा टॉर्क अप्लाई करते हैं। इसे डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। यह टॉर्क केवल तभी वर्क करता है, यह टॉर्क केवल तभी वर्क करता है जब पॉइंटर मूव कर रहा होता है, जब पॉइंटर मूव कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो डैम्पिंग टॉर्क है, ये डैम्पिंग टॉर्क हमको कितना अप्लाई करना चाहिए? तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस शो कर रहा है यहाँ पे टाइम को, और ये एक्सिस शो कर रहा है इसके डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल को शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है इसका फाइनल डिफ्लेक्शन, थीटा एफ यानी फाइनल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर अपनी जीरो पोजीशन से क्या करता है, मूव करता है, और अपनी फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन से क्या करता है, वो ओवरशूट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में मूविंग सिस्टम या पॉइंटर जो है अपनी जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुआ, फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन तक पहुंचा, और फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन से ओवरशूट किया, फिर अंडरशूट करेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, ऐसा ऑसिलेशन करेगा, और इसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे ऐसा डिक्रीज होगा, और फिर ये आके यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में आएगा। तो हम देखते हैं कि रेस्ट होने में इसको इतना समय यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, तो हमको रीडिंग जल्दी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क अप्लाई करते हैं। ठीक है, यदि हम इस पे डैम्पिंग टॉर्क नहीं लगाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर डैम्प्ड करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, तो अंडर डैम्पिंग की कंडीशन में यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर होता है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर जो है इस प्रकार से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेशनरी होने में क्या करेगा, ज्यादा समय लगाएगा। बात समझ में आई? दूसरा, यदि हम देखें कि इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा कि डैम्पिंग नहीं होती है या उसमें अंडर डैम्प्ड होता है, तो ये कंडीशन आएगी। यदि हम क्या करते हैं, पॉइंटर को जल्दी रोकने के लिए क्या कर देते हैं, ओवर डैम्पिंग कर देते हैं, डैम्पिंग टॉर्क क्या कर देते हैं, हम ज्यादा लगा देते हैं। ठीक है, कि पॉइंटर क्या होगा, जल्दी से रुक जाएगा। तो उस समय ओवर डैम्पिंग करने पे, डैम्पिंग टॉर्क ज्यादा अप्लाई करने पर, तो उस समय इसका जो पॉइंटर है अपनी जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट तो होगा, ठीक है, लेकिन वेरी स्लोली एंड लेथार्जिक फैशन में, इस प्रकार से वेरी स्लोली, है ना, लेथार्जिक यानी सुस्त, बहुत धीरे 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 ऐसा मूव करेगा और अपनी फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यदि हम क्या करते हैं, ओवर डैम्प्ड कर देते हैं, तो ओवर डैम्प्ड करने पर भी टाइम उतना ही लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो कैसा हो जाता है, वेरी स्लो हो जाता है। ठीक है, स्लो एंड लेथार्जिक फैशन में वो अपनी फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन तक मूव करता है। ठीक है, तो हमको ओवर डैम्प्ड नहीं करना चाहिए, तो फिर डैम्पिंग टॉर्क हमको कितना रखना चाहिए, तो डैम्पिंग टॉर्क जो होना चाहिए उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए। तो क्रिटिकल डैम्पिंग टॉर्क कैसा रहेगा, तो क्रिटिकल डैम्पिंग टॉर्क में इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर है इतना समय लगेगा रुकने में, ठीक है, जितना कि एक ऑसिलेशन का लगभग समय होता है। ठीक है, तो ये जो डैम्पिंग है टॉर्क, इस डैम्पिंग टॉर्क को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, क्रिटिकल डैम्प्ड बोलेंगे।
तो क्रिटिकल डैम्प्ड का मतलब क्या होता है? तो क्रिटिकल डैम्प्ड में इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होगा, ठीक है, रैपिडली एंड स्मूथली अपनी फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन तक वो मूव करेगा, और यहाँ पे वो इस प्रकार से ऑसिलेशंस भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो डैम्पिंग होती है, क्रिटिकल डैम्प इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डेड बीट इंस्ट्रूमेंट। तो क्रिटिकल डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट को ही क्या बोलते हैं? डेड बीट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवर डैम्प्ड हो गया, ये क्रिटिकल डैम्प्ड हो गया, और ये कैसा हो गया? अंडर डैम्प्ड हो गया। आई बात समझ में? इसको नोट करिए डायग्राम को। अब लिखिए उसमें डैम्पिंग टॉर्क की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जिससे कि पॉइंटर अपनी फाइनल स्टडी पोजीशन तक क्विकली रैपिडली या क्विकली विदाउट ओवरशूटिंग, बिना ओवरशूट किए, ओवर OVER ओवर शूट SHOOT शूट, ओवरशूट किए, विदाउट ओवरशूट किए पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट किए, यदि डैम्पिंग की वैल्यू कम होती है तो पॉइंटर अपनी फाइनल स्टडी पोजीशन पर ऑसिलेशन करता है। इसे अंडर डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। डैम्पिंग टॉर्क, नेक्स्ट देखिए, डैम्पिंग टॉर्क हाई करने पर इंस्ट्रूमेंट ओवर डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसमें पॉइंटर वेरी स्लोली इसमें पॉइंटर वेरी स्लोली एंड लेथार्जिक फैशन में अपनी फाइनल स्टडी वैल्यू तक पहुंचता है और ज्यादा समय लेता है। ज्यादा समय लेता है। नेक्स्ट देखिए, वह डैम्पिंग टॉर्क जिसमें
पॉइंटर रैपिडली, जिसमें पॉइंटर रैपिडली एंड स्मूथली, रैपिडली एंड स्मूथली अपनी फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन तक मूव करता है, अपनी फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन तक मूव करता है, क्रिटिकल डैंपिंग कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, क्रिटिकली डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट डेड बीट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। क्रिटिकली डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट डेड बीट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो यहां पे देखेंगे टाइप्स ऑफ डैम्पिंग में, तो एक होती है उसको बोलते हैं एयर डैम्पिंग, एक होती है उसको बोलते हैं फ्लूइड डैम्पिंग, एक होती है उसको बोलते हैं एडी करंट डैम्पिंग, और होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो ये 4 टाइप की डैम्पिंग यहाँ पे होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। तो ये डैम्पिंग जो है इनको कैसे यूज करते हैं, तो ये देखें कि यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट का मूविंग सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम, यहाँ पे पॉइंटर के साथ अटैच कर रहे हैं बट एक्चुअल में मूविंग सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूविंग सिस्टम के साथ में क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के एक पिस्टन को अटैच कर देते हैं, और इस पिस्टन को एल्यूमिनियम के क्या करते हैं, क्लोज चैम्बर में ऐसा रख देते हैं। तो ये एल्यूमिनियम का पिस्टन एंड क्या हो गया, यहाँ पे सिलेंडर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक, अब इसके अंदर में यहाँ पे क्या होती है, तो इसके अंदर में यहाँ पे होती है एयर। तो जब मूविंग सिस्टम यहाँ पे मूव करेगा, मूविंग सिस्टम यहाँ पे मूव करेगा, पॉइंटर अपनी पोजीशन से ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये पिस्टन भी ऐसा बैक हो जाएगा, ठीक है, ये पिस्टन ऐसा बैक हो जाएगा। और जब ये फाइनल पोजीशन के बोथ साइड क्या करेगा, ऐसा ऑसिलेशन करेगा, तो ये पॉइंटर भी क्या करेगा, ऐसा सॉरी पिस्टन भी क्या करेगा, इस चैम्बर में मूव करेगा, ठीक है। तो जब मूव करेगा तो इसके अंदर में क्या है, एयर है, तो एयर उसके मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल होल कर देते हैं, वेरी स्मॉल यहाँ पे होल कर देते हैं। तो जब ये ऐसा बैक आता है तो इधर एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और इधर ऊपर से एयर को क्या करेगा, शक करेगा। जब इधर जाएगा तो एयर को नीचे से कंप्रेस, नीचे से सक करेगा और ऊपर से कंप्रेस करेगा। तो यहाँ पे एयर का क्या होता है, सक्शन एंड कंप्रेशन होता है। तो एयर के सक्शन एंड कंप्रेशन के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे इस पिस्टन के मोशन का पोजीशन होगा, यानी कि इसके ऑसिलेशन का पोजीशन होगा, और डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एयर डैम्पिंग, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं, एयर के सक्शन एंड कंप्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो डैम्पिंग टॉर्क है ये किस इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, मतलब एयर डैम्पिंग का यूज हम किस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। तो इसका यूज हम उस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वीक होता है। तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड के इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि एक होता है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज करते हैं, ठीक। इसके अलावा एक होता है डायनामोमीटर,
तो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इन इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वीक होता है, तो इनमें इसका यूज करते हैं। ठीक है, हो गया। उसमें लिखिए, इस मेथड में डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम के साथ इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम के साथ एल्यूमिनियम के पिस्टन को लगाकर, एल्यूमिनियम के पिस्टन को लगाकर उसे क्लोज सिलेंडर में, उसे क्लोज्ड सिलेंडर में रखते हैं, उसे क्लोज्ड सिलेंडर में रखते हैं, को लगाकर उसे, एल्यूमिनियम के पिस्टन को लगाकर उसे क्लोज्ड सिलेंडर में रखते हैं। नेक्स्ट के, एयर के सक्शन एंड कंप्रेशन के द्वारा, एयर के सक्शन एंड कंप्रेशन के द्वारा डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है। एयर के सक्शन एंड कंप्रेशन के द्वारा डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो किस इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, मूविंग आयरन एंड डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज करते हैं। इसके बाद में जो सेकंड डैम्पिंग है वो है यहाँ पे फ्लूइड डैम्प। तो फ्लूइड जो है तो होता है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पे फ्लूइड का यूज करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर हो गया जो कि मूविंग सिस्टम के साथ में अटैच है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम के साथ में इस प्रकार से एल्यूमिनियम के वैन्स को लगाएंगे, यानी एल्यूमिनियम की इस प्रकार से पंखुड़ियों को लगाएंगे और इसको यहाँ पे एक क्लोज चैम्बर में रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस क्लोज चैम्बर में यहाँ पे क्या है, ऑयल फील्ड है, ऑयल भरा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑयल है यहाँ पे। ठीक है, ऑयल क्या है, फ्लूइड है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम वैन्स है यहाँ पे। तो जब मूविंग सिस्टम ऑसिलेशन करेगा, ऐसा ऑसिलेशन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो वैन्स होंगे इस ऑयल को काटेंगे, है ना, तो ऑयल का क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन होगा। तो ऑयल जो है इसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा और डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रकार की जो डैम्पिंग होती है जिसमें फ्लूइड के फ्रिक्शन का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्लूइड डैम्पिंग बोलते हैं। तो ये जो डैम्पिंग होती है ये हर इंस्ट्रूमेंट में यूज नहीं की जा सकती है। इसका यूज केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट में करते हैं और वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंस्ट्रूमेंट होता है केवल उसमें ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो डैम्पिंग होती है इस डैम्पिंग में हमको इंस्ट्रूमेंट को के शाफ्ट को कैसे रखना पड़ेगा, स्पिंडल को वर्टिकल रखना पड़ेगा, ऐसा वर्टिकल रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ऑयल के क्रिपिंग होने यानी ऑयल के लीकेज होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये इसके साथ में एक ड्रॉबैक होती है। तो इसलिए इसका यूज सब इंस्ट्रूमेंट में नहीं करते हैं, केवल किसमें करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, अब इसमें लिखिए, इस मेथड में, इस मेथड में इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम के साथ, इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम के साथ एल्यूमिनियम वैन, एल्यूमिनियम वैन्स अटैच करके ऑयल चैम्बर में, ऑयल चैम्बर में रखते हैं। ऑयल के फ्रिक्शन द्वारा
ऑयल के फ्रिक्शन द्वारा डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल के फ्रिक्शन द्वारा डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका यूज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। इसका यूज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंस्ट्रूमेंट के स्पिंडल को इसमें इंस्ट्रूमेंट के स्पिंडल को वर्टिकल रखना पड़ता है। अदरवाइज ऑयल क्रीपिंग, ऑयल लीकेज, अदरवाइज ऑयल क्रीपिंग, ऑयल लीकेज की पॉसिबिलिटी ग्रेटर होती है। ऑयल लीकेज, ऑयल क्रीपिंग की पॉसिबिलिटी ग्रेटर होती है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे एडी करंट डैम्पिंग। तो जितनी डैम्पिंग पढ़ रहे हैं इन सभी में सबसे एफिशिएंट जो डैम्पिंग होती है वो होती है एडी करंट डैम्पिंग। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में हम एडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट की एडवांटेज हो जाती है कि उस इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एडी करंट डैम्पिंग क्या होती है कि इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम के साथ में क्या करते हैं, कंडक्टर की डिस्क, कंडक्टर यानी कॉपर हो सकता है या एल्यूमिनियम, तो नॉर्मली एल्यूमिनियम की यूज करते हैं बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो लाइट इन वेट होता है ना, नॉन मैग्नेटिक भी है, लाइट इन वेट भी है और सस्ता भी होता है। तो इसलिए एल्यूमिनियम की डिस्क को हम क्या करेंगे, मूविंग सिस्टम के साथ में अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार से एक एल्यूमिनियम की डिस्क लेते हैं ये, और इस एल्यूमिनियम की डिस्क को मूविंग सिस्टम के साथ में अटैच कर देते हैं। ठीक है, और इस डिस्क के साइड में यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से परमानेंट मैग्नेट को लगा दिया। तो परमानेंट मैग्नेट की क्या होगी, यहाँ पे फ्लक्स होगी इस प्रकार से। ठीक, तो जब ये मूविंग सिस्टम क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेशन करेगा तो डिस्क भी ऑसिलेशन करेगी। तो डिस्क किसको काटेगी, यहाँ पे फ्लक्स को। तो जब फ्लक्स को काटेगी तो इस डिस्क में क्या होगी, एडी करंट इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और एडी करंट यहाँ पे सर्कुलेट होगी। तो यहाँ पे जो ये एडी करंट सर्कुलेट होती है, ये एडी करंट क्या करती है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करती है और इसके ऑसिलेशन का अपोज करती है। क्या बोल सकते हैं हम कि जो एडी करंट यहाँ इंड्यूस्ड होती है वो लेंज लॉ के अनुसार क्या करती है, अपने इंड्यूस्ड होने का कॉज का अपोज करती है, और उसके इंड्यूस होने का कॉज क्या होता है, ऑसिलेशन। तो उस ऑसिलेशन को वो रिड्यूस करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डैम्पिंग यहाँ पे यूज की जाती है। तो इसमें नोट करिएगा, उसको नोट कर लीजिए डायग्राम। ठीक है, तो समझ में आया। तो क्या बताया यहाँ पे कि ऐसा एक एल्यूमिनियम की डिस्क है, ये क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम की डिस्क है, ये एल्यूमिनियम डिस्क है यहाँ पे। तो ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क है इसको कहाँ पे लगाया हुआ है, इस सेंटर पॉइंट पे, इस स्पिंडल के यानी कि मूविंग सिस्टम के ऊपर में लगाया गया है। ठीक है, और इस डिस्क के साइड में क्या लगा दिए हैं यहाँ पे, ये तो ये परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट को यहाँ पे लगा दिए हैं। तो जब यहाँ पे इसका मूविंग सिस्टम ऐसा ऑसिलेशन करेगा, है ना, डैम्पिंग टॉर्क कब होता है, जब ऑसिलेशन करता है। तो जब ये ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, तो डिस्क भी ऑसिलेशन करेगी, तो किसको काटेगी, वो एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो इसके मैग्नेट के फ्लक्स को काटेगी। तो डिस्क में क्या इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ, उसके कारण क्या सर्कुलेट होगी, इसमें करंट। तो जो करंट ऐसा लूप में सर्कुलेट होती है उसको क्या बोलते हो, एडी करंट। तो ये एडी करंट यहाँ पे सर्कुलेट होगी और वो लेंज लॉ के अनुसार क्या करेगी, अपने इंड्यूस्ड होने के कॉज का अपोज करेगी। और उसके इंड्यूस होने का कॉज क्या है यहाँ पे, इसका ऑसिलेशन करना।
तो इसके ऑसिलेशन का वो अपोज करेगी, ऑसिलेशन को रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो इसमें नोट करिए, इस मेथड में इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम पर, इस मेथड में इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम पर एल्यूमिनियम की डिस्क को, इस मेथड में मूविंग सिस्टम पर एल्यूमिनियम की डिस्क को लगाकर, एल्यूमिनियम की डिस्क को लगाकर उसके साइड में परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं, उसके साइड में परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं। उसके बाद में लेट्स से जब डिस्क ऑसिलेशन करती है, जब डिस्क ऑसिलेशन करती है तो वह मैग्नेट की फ्लक्स को काटती है। जब डिस्क ऑसिलेशन करती है तो वह मैग्नेट की फ्लक्स को काटती है। इससे डिस्क में एडी करंट इंड्यूस्ड होती है, इससे डिस्क में एडी करंट इंड्यूस्ड होती है। लेंज लॉ के अनुसार यह करंट, लेंज लॉ के अनुसार यह करंट अपने इंड्यूस्ड होने के कॉज का अपोज करती है, अपने इंड्यूस्ड होने के कॉज का, कारण का अपोज करती है, विरोध करती है। और डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट के यह डैम्पिंग सबसे एफिशिएंट डैम्पिंग होती है, यह डैम्पिंग सबसे एफिशिएंट डैम्पिंग होती है। इसका यूज पीएमएमसी हॉट वायर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। इसका यूज पीएमएमसी हॉट वायर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा गैल्वेनोमीटर भी होंगे, गैल्वेनोमीटर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो पीएमसी हॉट वायर इंडक्शन टाइप गैल्वेनोमीटर आदि में इसका यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद में जो लास्ट डैम्पिंग है वो डैम्पिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है हम हर इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज नहीं करते हैं, इसका यूज ओनली किसमें करते हैं, गैल्वेनोमीटर क्लास इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। ठीक है, तो ये डैम्पिंग टॉर्क जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टॉर्क, ये कैसे वर्क यहाँ पे करता है। कि जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसा कॉइल बनाई हुई है, ये इंस्ट्रूमेंट की एक कॉइल है यहाँ पे इस प्रकार से ये। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट की जो कॉइल होती है यही मूविंग सिस्टम पे लगी होती है, मूविंग कॉइल है ये। ठीक है, तो ये मूविंग कॉइल जब मूव करती है, इंस्ट्रूमेंट का मूविंग सिस्टम मूव करता है और हमको डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। ठीक है,
तो ये इंस्ट्रूमेंट की क्या है यहाँ पे मूविंग कॉइल है। ठीक, अब जिस करंट को मेजर करना होता है, ठीक है, वो करंट हम इस कॉइल से पास करते हैं। जिस करंट को मेजर करना है वो करंट हम इस कॉइल से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो जब हम इस कॉइल से पास करेंगे तो ये कॉइल अपनी पोजीशन से क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होगी। क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे क्या एक्ट करता है, फोर्स, है ना, डीसी मोटर पड़े हो, तो इसके कारण ये अपनी पोजीशन से क्या होगा, ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, हमको डिफ्लेक्शन वहां पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन के बोथ साइड क्या करेगा, ये ऐसा ऑसिलेशन करेगा। तो जब ये ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये जो कंडक्टर हैं ये यहाँ की फ्लक्स को क्या करेंगे, काटेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब ये फ्लक्स को काटेंगे तो इन कंडक्टर में क्या हो जाएगी, अब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, अब यदि इसके सर्किट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, तो जब इसके सर्किट को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है किसके कारण से, ऑसिलेशन के कारण। ऑसिलेशन होने पे किसको काट रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो इसमें क्या इंड्यूस्ड हो रही है, ईएमएफ, और इसके सर्किट को हमने क्लोज कर दिया है तो इसमें अब क्या सर्कुलेट होगी, करंट। अब ये जो करंट यहाँ सर्कुलेट हो रही है वो हम मेजर करने वाली करंट नहीं है, वो करंट यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण फ्लो होने वाली करंट है। ठीक है, तो वो करंट क्या करती है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और उनके इंटरेक्शन के कारण, उनकी प्रतिक्रिया के कारण यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, जो कि उसके ऑसिलेशन का अपोज करता है। तो इस प्रकार की जो डैम्पिंग होती है ये किसमें यूज की जाती है, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लास डैम्पिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। सॉरी, ये जो डैम्पिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये केवल किस इंस्ट्रूमेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर क्लास इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टॉर्क होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, कौन सी करंट, जो इस ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने के कारण सर्कुलेट हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि वही करंट क्या कर रही है, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे वो करंट किस पर डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करेगी इस सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यदि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, तो करंट जो होगी वो करंट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो डैम्पिंग टॉर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टॉर्क जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सर्किट का रेजिस्टेंस लो होने पर डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, इसको बना लो पहले डायग्राम को। डिमिलिटाइजेशन नहीं, डिमिलिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिज्म को वीक कर देना, कमजोर कर देना। यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखो एक बार। मान लो कोई करंट है, ठीक है, इस करंट को हमको क्या करना है, यहाँ पे मेजर करना है, ऐसा एक अरेंजमेंट हम बना देते हैं ऐसा। ठीक है, मान लीजिए कोई करंट, यहाँ एक स्विच लगा दिया हमने, यहाँ पे कोई करंट आ रही है, उस करंट को हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो यहाँ से करंट आ रही है, ठीक है, ये करंट है मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पियर, और वो 2 एम्पियर की करंट यहाँ से ऐसा फ्लो होके जा रही है। ठीक, तो इस 2 एम्पियर की करंट के कारण इसका पॉइंटर, इसका मूविंग सिस्टम क्या करेगा, ऐसा मूव किया, कहां पे शो कर रहा है, 2 एम्पियर पे डिफ्लेक्शन शो किया। तो 2 एम्पियर पे जब वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसकी फाइनल पोजीशन है, अब उसके दोनों तरफ क्या करेगा, वो ऑसिलेशन करेगा। तो जब वो ऑसिलेशन कर रहा है, मूविंग सिस्टम ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये जो कंडक्टर हैं वो यहाँ की जो फ्लक्स है उसको काटेंगे ना। ठीक है, जब ये ऑसिलेशन करेगी तो क्या करेंगे, ये कंडक्टर यहाँ की फ्लक्स को काटेंगे, तो उसके कारण इन कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ। अब यदि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है ऑसिलेशन के कारण, जब ऑसिलेशन किया ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, इस स्विच को हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, इस स्विच को हम क्लोज कर दिए, तो इसका सर्किट क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्ट हो गया, क्लोज हो गया। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है उसके कारण अब क्या सर्कुलेट होगी, यहाँ पे करंट। तो वो करंट अब क्या करेगी, वो क्यों सर्कुलेट हो रही है, ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने के कारण, वो करंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्शन करेगा, और यानी उसके साथ में प्रतिक्रिया करेगा।
और उनकी प्रतिक्रिया के कारण क्या होगा, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे वहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टॉर्क। तो वो टॉर्क किस पर डिपेंड करता है कि इस सर्किट में जब हमने क्लोज किया है तो कितनी करंट फ्लो होती है। तो यदि करंट ज्यादा होगी तो डैम्पिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो करंट कब ज्यादा होगी, जब इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो यदि सर्किट का रेजिस्टेंस लो होता है तो डैम्पिंग टॉर्क हाई होता है। ठीक है, इसमें नोट करिए, डायग्राम नोट करिए, इसमें लिखिए यह डैम्पिंग टॉर्क गैल्वेनोमीटर क्लास इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। यह डैम्पिंग टॉर्क गैल्वेनोमीटर क्लास इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। मेजर की जाने वाली, मापी जाने वाली, मेजर की जाने वाली करंट के फ्लो के कारण, मेजर की जाने वाली करंट के फ्लो के कारण जब इंस्ट्रूमेंट की कॉइल डिफ्लेक्ट होकर इंस्ट्रूमेंट की कॉइल डिफ्लेक्ट होकर ऑसिलेशन करती है, ऑसिलेशन करती है, तो कॉइल के कंडक्टर मैग्नेट की फ्लक्स को काटते हैं, मैग्नेट की फ्लक्स को काटते हैं। इससे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और करंट सर्कुलेट होती है। यह करंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यह करंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, प्रतिक्रिया करती है और डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट ये, यह डैम्पिंग सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होने पर, रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होने पर डैम्पिंग टॉर्क ग्रेटर होता है, डैम्पिंग टॉर्क ग्रेटर होता है, हाई होता है। तो इस प्रकार से ये थ्री फोर्सेस जो हैं, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम पर अप्लाई करके सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन उसका करा सकते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम है उसको हम कैसे सपोर्ट करेंगे, उसको कैसे सहारा देंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ सपोर्ट में देखेंगे कि जो सपोर्ट्स होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं।
एक होता है सस्पेंशन, एक होता है टॉर्क सस्पेंशन, और एक होता है उसको बोलते हैं पिवोट एंड ज्वेल। तो ये 3 प्रकार के जो सपोर्ट हैं इनको इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, सस्पेंशन, टॉर्क सस्पेंशन, पिवोट एंड ज्वेल बेयरिंग। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं सस्पेंशन कैसा होता है। तो सस्पेंशन के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट की मूविंग कॉइल है, इस मूविंग कॉइल को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे एक फ्लैट रिबन का यूज करते हैं। ये फ्लैट ऐसा पट्टी है, रिबन है कंडक्टर की, और यहाँ पे एक इस प्रकार से कंडक्टर का ही एक टेंशन स्प्रिंग बना देते हैं। फाइन कंडक्टर होता है, पतला कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिबन शेप अपर सस्पेंशन, और इसको बोलते हैं यहाँ पे टेंशन स्प्रिंग लोअर सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, मूविंग कॉइल है। तो जब इस प्रकार से अपर सस्पेंशन रिबन शेप और लोअर जो होता है वो कैसा होता है, टेंशन स्प्रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट की मूविंग कॉइल को सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार के सपोर्ट को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है किसमें यूज करते हैं, केवल गैल्वेनोमीटर क्लास इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है कि हमको इंस्ट्रूमेंट की एग्जैक्ट लेवलिंग चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एकदम समतल जगह पर रखा होना चाहिए। यदि वो जगह थोड़ी झुकी हुई होगी, ठीक है, तो ये जो मूविंग सिस्टम है एक साइड ऐसे झुक जाएगा, तो एक जगह एयर गैप ज्यादा हो जाएगा, दूसरी जगह एयर गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लेवलिंग की आवश्यकता होती है, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज हम केवल किसमें करते हैं, लैब गैल्वेनोमीटर क्लास इंस्ट्रूमेंट में, लेबोरेटरीज एंड रिसर्च वर्क में करते हैं। ठीक है, जहां पर सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, लो, इंस्ट्रूमेंट में फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एंड हाई सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसमें लिख लेते हैं, कहीं वीडियो डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो पहले इसमें लिखिएगा, इसमें अपर सस्पेंशन फॉस्फर ब्रॉन्ज या बेरिलियम कॉपर, बेरिलियम कॉपर मटेरियल का फाइन पतला, फाइन पतला रिबन शेप, रिबन शेप होता है, एंड लोअर सस्पेंशन एंड लोअर सस्पेंशन टेंशन स्प्रिंग शेप्ड होता है, टेंशन स्प्रिंग शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट के इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में लिखना, इस इंस्ट्रूमेंट में एग्जैक्ट लेवलिंग
की आवश्यकता होती है। इस इंस्ट्रूमेंट में एग्जैक्ट लेवलिंग की आवश्यकता होती है। लिखिए इसका यूज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, इसका यूज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एंड हाई सेंसिटिविटी के लिए गैल्वेनोमीटर क्लास इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, गैल्वेनोमीटर क्लास इंस्ट्रूमेंट में करते हैं।